देखिए, जब भी हम जनगणना या सेंसस का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बहुत सारे फॉर्म्स, मोटी मोटी फाइलें और टैबलेट्स, है ना? लेकिन सच बताऊं तो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती ये कागज भरना बिल्कुल नहीं है। असल टास्क तो लोगों की अजीबोगरीब डिमांड्स और बहानों को झेलना होता है। फील्ड में उतरने के बाद लगता है कि डेटा कलेक्ट करना तो शायद सबसे आसान काम था, क्योंकि ये सिर्फ कुछ नंबर्स नोट करने की बात नहीं है। ये इंसानी फितरत और सरकारी योजनाओं से जुड़ी उम्मीदों का एक बेहद मजेदार और हास्यास्पद सफर है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि जब देश का सबसे बड़ा सर्वे जनता की सबसे अतरंगी और अजीब मांगों से टकराता है, तो आखिर होता क्या है? एक प्रगणक यानी डेटा कलेक्ट करने वाले कर्मचारी के लिए सबसे मुश्किल काम कड़कती धूप में चलना नहीं होता। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है लोगों की उन मांगों को हैंडल करना जिनका डेटा कलेक्शन से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। लोग बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं, आंगन में कुर्सी डाले और मन में ढेरों शिकायतें और डिमांड लिस्ट्स लेकर। चलिए सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि लोग सरकारी योजनाओं को लेकर क्या-क्या उम्मीदें लगा लेते हैं। होता क्या है कि एक तरफ गांव वालों को लगता है कि ये जो प्रगणक आया है, ये कोई देवदूत है। उन्हें लगता है कि ये बस चुटकी बजाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा पास हो जाएगा, या फिर बरसों से बंद पड़ी वृद्धावस्था पेंशन तुरंत चालू हो जाएगी। जैसे कोई बुजुर्ग महिला बड़ी उम्मीद से आकर कहती है कि बेटा मेरी पेंशन दोबारा शुरू करवा दो, और दूसरी तरफ उस बेचारे प्रगणक की असली हकीकत देखिए। वो सिर्फ और सिर्फ एक डेटा कलेक्टर है। अगर उसके बस में होता तो शायद वो सबसे पहले उस दादी की पेंशन ही शुरू करवाता। लेकिन सच्चाई ये है कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं आया है। वो वहां सिर्फ जानकारी दर्ज करने के लिए खड़ा है, किसी योजना को मंजूरी देने के लिए नहीं। जनता कभी कभी एक आम डेटा कलेक्टर से इतनी सारी उम्मीदें बांध लेती है कि पूछे मत। कोई भाई साहब आकर कहेंगे, अरे सर जी, गांव में एक शौचालय ही बनवा दो। अब ऐसे में उस प्रगणक को एक गहरी सांस लेनी पड़ती है और समझाना पड़ता है कि भाई साहब, मैं प्रगणक हूं, कोई इंजीनियर थोड़ी ना हूं। लोग इस जिद पर अड़े रहते हैं कि उनका नाम पात्रता पर्ची में जुड़ जाए या गरीबी रेखा का कार्ड बन जाए। प्रगणक बेचारा मनी मन सोचने लगता है कि मानो आज पूरा का पूरा सरकारी मंत्रालय वही अकेले चला रहा हो। अब ये तो हुई स्कीम्स की मांग, लेकिन एक और मजेदार किस्सा तब शुरू होता है जब लोग अपनी संपत्ति और पैसा छुपाने की कोशिश करते हैं। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। एक शानदार 2 मंजिला पक्का ईंटों का मकान है और उसके ठीक सामने खड़े होकर घर के बुजुर्ग धीरे से आके कहते हैं, सर, कृपया डायरी में लिखना कि मेरा मकान कच्चा है, मिट्टी का बना है। ये अपने आप में कितना हास्यास्पद है। प्रगणक अपनी आंखों से देख रहा है कि सामने एक आलीशान पक्का मकान खड़ा है, लेकिन घर वालों को ये डर सताता है कि अगर उन्होंने पक्का मकान लिखवा दिया तो कहीं उनकी कोई मुफ्त वाली सरकारी योजना बंद ना हो जाए। इसीलिए बिल्कुल साफ साफ दिखने वाली संपत्ति को भी गरीबी के चोगे में छुपाने की ऐसी गजब की कोशिश की जाती है। ये वाला वाकया तो किसी बढ़िया कॉमेडी फिल्म के सीन से कम नहीं है। होता क्या है कि घर के ठीक बाहर एक नई चमचमाती हुई कार खड़ी है। प्रगणक फॉर्म भरते हुए पूछता है, ये कार किसकी है, आपकी है? और घर का मालिक घबराकर तुरंत बोल पड़ता है, अरे नहीं सर, ये तो हमारे पड़ोसी की है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब घर का एक मासूम सा बच्चा वहां से गुजरता है और पूरी पोल खोल देता है। वो बच्चा जोर से चिल्लाता है, पापा क्या बोल रहे हो, कल तो आप ही चला रहे थे इसको। बस यही वो पल होता है जहां संपत्ति छुपाने का पूरा मास्टर प्लान एक ही सेकंड में धराशायी हो जाता है। संपत्ति के मामले में एक और बड़ा ही दिलचस्प बहाना अक्सर सुनने को मिलता है। लोग कहेंगे, सर बाइक तो है, लेकिन वो ना हमें दहेज में मिली थी। अब यहाँ प्रगणक को जो सबसे जरूरी बात समझानी पड़ती है वो ये है कि जनगणना या सेंसस के लिए इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज कहाँ से आई है, चाहे वो दहेज में मिली हो, किसी के शादी के गिफ्ट में आई हो, या फिर आपने कोई लॉटरी जीती हो। सेंसस का नियम बहुत ही सीधा और साफ है। अगर वो वस्तु आपके घर में मौजूद है और उसका इस्तेमाल हो रहा है तो लिस्ट में उसकी गिनती बिल्कुल की जाएगी। चलिए, गाड़ी और मकान के बाद अब आते हैं आजकल की टेक्नोलॉजी और गैजेट्स पर। यहाँ तो लोगों के लॉजिक सुनकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। मॉडर्न गैजेट्स और घरेलू सामानों को लेकर जो तर्क दिए जाते हैं वो सच में कमाल के होते हैं। अगर टीवी के बारे में पूछो तो तुरंत जवाब मिलता है, टीवी तो खराब पड़ा है जी, इसको फॉर्म में मत लिखना। ऐसे बोलते हैं मानो सेंसस वाले आकर टीवी का डीटीएच रिचार्ज चेक करने वाले हैं। फिर जब स्मार्टफोन की बारी आती है तो देखा जाता है कि एक आदमी बड़े आराम से अपने आईफोन पे रील स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन मुंह से बोलता है, सर ये तो मेरे दोस्त का फोन है।
और ठीक उसी वक्त उस स्मार्ट डिवाइस से जोर से आवाज आती है, वेलकम राजेश जी। घर में इंटरनेट बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन बहाना ये होता है कि हम तो पड़ोसी का वाईफाई चुरा कर चला रहे हैं। एसी के बारे में पूछो तो कहेंगे कि लगाया जरूर है, लेकिन बिजली के बिल के डर से जिंदगी में कभी ऑन नहीं किया, बस शोपीस के लिए टांगा है। और गैस सिलेंडर, सर सिलेंडर तो बिल्कुल खाली पड़ा है। ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे जनगणना लोहे के सिलेंडर की नहीं बल्कि उसके अंदर भरी हुई गैस की हो रही हो। और किस्से यहाँ खत्म थोड़ी होते हैं। हद तो तब हो जाती है जब लोग सरकारी रिकॉर्ड में अपनी उम्र को जानबूझकर कम करवाने की कोशिश करते हैं। अचानक से पीछे से एक धीमी सी आवाज आती है, सर थोड़ा देख लेना, उम्र थोड़ा कम लिख देना फॉर्म में। तब प्रगणक को बहुत प्यार से याद दिलाना पड़ता है कि मैडम या सर, ये भारत की जनगणना है, यहाँ कोई रिश्ते तय करने वाली मैट्रिमोनियल साइट नहीं चल रही। भूगोल यानी ज्योग्राफी को लेकर जो मासूम गलतफहमियां फील्ड में सामने आती हैं, वो तो और भी शानदार हैं। एक केस में जब परिवार के सदस्यों की जानकारी मांगी जा रही थी, तो एक पिता ने बड़े ही गर्व के साथ बताया कि उनका एक बेटा विदेश में रहता है। प्रगणक ने भी सोचा चलो बढ़िया है, और पूछा कि भाई कौन से देश में। तो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जवाब मिला, दिल्ली में। अपने ही देश की राजधानी में जाकर बसने को लिटरली विदेश मान लेना इस पूरे सर्वे के दौरान मिलने वाले उन प्यारे पलों में से एक है जो किसी के भी चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला दे। लेकिन अब जरा यहाँ रुककर सोचते हैं, इन सब हंसी मजाक और चुटकुलों के पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या? ये जो कॉमेडी हमें ऊपर से दिखाई दे रही है, वो दरअसल किस बड़ी बात को छुपा रही है? चलिए अब इस पर थोड़ा गौर करते हैं, क्योंकि इन मजेदार किस्सों के ठीक पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर सच्चाई छुपी हुई है। और वो सच्चाई जुड़ी है उस डेटा कलेक्टर की असली और जज्बाती जिम्मेदारी से। सोचिए, एक प्रगणक कड़कती धूप में कई मीलों तक पैदल चलता है, कभी नेटवर्क न होने पर टैबलेट में डेटा सिंक करने के लिए परेशान होता है, लोगों के साथ छोटी मोटी बहस करता है और इन सब अजीबोगरीब बहानों का सामना करता है। लेकिन ये सब क्यों? आखिर मेहनत किस लिए हो रही है? क्योंकि यही वो रियल डेटा है, यही वो असली जानकारी है जो आगे चलकर हमारी राष्ट्रीय योजनाओं, संसाधनों के बंटवारे और इस देश के विकास को तय करेगी। इस एक छोटी सी टैबलेट में दर्ज होने वाली सही जानकारी ही यह तय करती है कि आने वाले समय में देश का कौन सा हिस्सा किस तरह की प्रगति का गवाह बनेगा। इसीलिए यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें एक नागरिक के तौर पर समझना सबके लिए जरूरी है। पहला, हमेशा सही और सटीक जानकारी देनी चाहिए। गलत जानकारी देना उस वक्त एक मजेदार पल जरूर लग सकता है, लेकिन आगे चलकर ये भविष्य की योजनाओं को भारी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, प्रगणकों के साथ सहयोग करना चाहिए, आखिर वे भी तो अपना काम ही कर रहे हैं ना। तीसरा, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। और चौथा, इस पूरी प्रक्रिया में ईमानदारी से शामिल होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। ये सच में केवल एक फॉर्म भरने का काम नहीं है, बल्कि ये नागरिक होने के नाते अपना फर्ज निभाने का एक बहुत बड़ा मौका होता है। चलिए इस एक्सप्लेनर का समापन हम एक बहुत ही जरूरी और गहरे विचार के साथ करते हैं। हम सबको ये सोचना होगा कि क्या हमारा देश इस इतने बड़े और अहमियत रखने वाले डेटा कलेक्शन अभियान को पूरी गंभीरता से लेने के लिए तैयार है, या फिर अभी भी लोग अपने घर के आंगन में खड़ी चमचमाती कार को पड़ोसी की कार बताकर छुपाने की कोशिश में ही लगे रहेंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जिस एक एक जानकारी पर इस पूरे देश का कल टिका हुआ है, क्या वो सच में पूरी ईमानदारी के साथ साझा की जा रही है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।